राजस्थान ललित कला अकादमी, रविंद्र मंच सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से आयोजित 22वें कला मेले के इस आयोजन में, इस कला संवाद आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज इस अवसर पर हम देश के प्रख्यात कला समीक्षक, कवि, यात्रा वृत्तांतकार डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को सुनेंगे। राजस्थान की कला पर, राजस्थान की उस कला पर जिसने देश को, विश्व को बहुत कुछ दिया है, जिससे देश संपन्न हुआ है, जिससे विश्व संपन्न हुआ है। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास अपने आप में एक संस्था है, हिंदी का बहुत बड़ा, देश विदेश में नाम या हिंदी को बहुत प्रसिद्धि दिलाने में बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर राजेश व्यास का है। मैं आग्रह करता हूं कि वो आएँ और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, मंच पर पधारें। मैं अब आग्रह करता हूं राजेंद्र जी से कि वो आएँ और डॉक्टर राजेश व्यास जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और उनके किए गए कार्यों पर प्रकाश डालें। उससे पहले मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश जी से आग्रह करता हूं कि वो आएँ और माल्यार्पण कर डॉक्टर राजेश जी का स्वागत करें। राजेंद्र जी। धन्यवाद विनय सर। रविंद्र मंच सोसाइटी एवं राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 22वें कला मेले में डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी का योगदान भारतीय कला की समीक्षा, साहित्य सृजन एवं राजस्थानी साहित्य को लेकर बहुत ज़्यादा है, जिसको मैंने संक्षिप्त रूप में समेटने की कोशिश की है। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राजेश कुमार जाने माने कवि, संस्कृति कर्मी, कला आलोचक और यात्रा वृत्तांतकार है। डॉक्टर व्यास भारतीय कला संस्कृति के अपने मौलिक चिंतन के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। भारतीय दृष्टि की उनकी मौलिक कला स्थापनाओं के व्याख्यान देश विदेश में इधर उधर खासे लोकप्रिय हुए हैं। कला आलोचना की उनकी कृति रंगनाद, कलाबाग, रस निरंजन, भारतीय कला, सांस्कृतिक राजस्थान, एनबीटी से प्रकाशित उनके यात्रा संस्मरण, कश्मीर से कन्याकुमारी, नर्मदे हर, आंख भर उमंग आदि चर्चित पुस्तकें हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला के वह अतिथि संपादक भी रहे हैं। भास्कर, नवभारत टाइम्स, न्यूज़ टुडे, डेली न्यूज़ आदि में उन्होंने साप्ताहिक कॉलम लिखे हैं। इस समय वह राजस्थान पत्रिका में आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में कॉलम लिख रहे हैं। दूरदर्शन ने डॉक्टर व्यास के शोध एवं आलेख पर आधारित यात्रा वृत्तांत धारावाहिक डेजर्ट कॉलिंग बनाकर डीडी भारती, दूरदर्शन, नेशनल चैनल से उसे प्रसारित किया है। भारतीय संस्कृति से संबद्ध कोई 1 दर्जन से अधिक वृत्तचित्रों का आपने लेखन भी किया है। खजुराहो नृत्य समारोह, भारत भवन, जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, केंद्रीय ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी के साथ ही देश विदेश में उनके व्याख्यान भी निरंतर होते रहे हैं। डॉक्टर व्यास को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा पद्य का सर्वोच्च उस्ताद गणेशीलाल व्यास पद्य पुरस्कार, भारत सरकार का प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन अवार्ड, पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान के लिए मानक अलंकरण आदि पुरस्कारों से निरंतर सम्मानित किया जाता रहा है। राजस्थान सूचना सेवा के वर्ष 1996 बैच के अधिकारी डॉक्टर व्यास वर्तमान में संयुक्त निदेशक राज्यपाल राजस्थान के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और आपके बीच ना आते हुए माइक राजेश कुमार सर को ओवर टू यू कर रहा हूँ। धन्यवाद राजेंद्र जी।
सुखद लग रहा है कि 22वें कला मेले में आप सबसे संवाद करने का यह अवसर मुझे मिला है। समय समय पर आप सबसे संवाद साझा होते रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कला मेले में एक अलग तरह की उत्सव धर्मिता होती है और उस उत्सव धर्मिता को जीते हुए जब हम लोग कलाओं पे चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ सार्थक भी निकल कर शायद सामने आ सकता है। आप सभी स्वयं अच्छे कलाकार हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक एक का नाम लूँगा तो शायद उसी में समय लग जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत बेहतरीन कलाकृतियाँ आप लोगों ने सिरजी है और मैं उन कलाकृतियों का रसिक भर हूँ। सर्जक आप हैं, आपने जो कुछ सिरजा है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बल्कि यूँ कहूँ कि संपन्न होता रहा हूँ और संपन्न होते हुए शायद कुछ कुछ जहन में कौंधता है और जो कौंधता है वो आप सबसे साझा करने का मेरा प्रयास रहता है। बहरहाल मित्रों, मैं अपनी बात आज राजस्थानी चित्रकला के अतीत पर करूँगा। आमतौर पर इस विषय से बचता रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि यह विषय ऐसा है जिससे निरंतर राजस्थान ही नहीं भारत भर की कला समृद्ध हुई है। मैं अपनी बात भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के एक प्रसंग से आप लोगों से साझा करूँगा और जब इस विषय पर सोच रहा था तो मुझे सबसे पहले जहन में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आया। नाट्य शास्त्र का बड़ा सुंदर सा प्रसंग है मित्रों। जब ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र तैयार कर लिया तो भरत के साथ वह कैलाश पहुंचते हैं शिव के पास में। दो नाट्य प्रस्तुतियां कैलाश पर होती है शुरुआत में, त्रिपुरदा और समुद्र मंथन। शिव उन दोनों नाट्य प्रस्तुतियों का आस्वाद करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं नहीं बहुत अच्छा आपने किया है नाटक ये, लेकिन मैं भी कुछ कहता हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। और फिर शिव तांडव नृत्य करते हैं और कहते हैं कि इसको भी नाट्य शास्त्र में डाल दीजिए। ऋषि मुनियों का जो दूसरे नाटक के प्रयोग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, भरत मुनि भी वन उसमें, उनको कौतूक होता है इस बात का लेके कि नाट्य में नृत्य का प्रवेश कैसे हो सकता है, हम तो नृत्य जानते ही नहीं। और शिव फिर तंडु को निर्देश देते हैं कि नृत्य की विधा जो है भरत मुनि को भी समझाई। और आप सभी जानते हैं कि 108 अंगहार जो है शिव के नृत्य के होते हैं, उन सारे अंगहारों के बारे में तंडु भरत मुनि को बताते हैं और शिव निर्देश भी देते हैं कि पूर्व रंग में इसको, जो नाट्य शास्त्र के, इसमें इस नृत्य को डाल दिया जाए। लेकिन मित्रों, एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अभिनव गुप्त जब इसकी व्याख्या करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, वो सहज जिज्ञासा ये होती है कि नाट्य में नृत्य का प्रवेश आखिर क्यों कर किया गया। और शिव इसका समाधान करते हैं कि नृत्य का अर्थ है शोभा। अगर नाट्य को जीवंत करना है, नाट्य में अनुशासन रखना है, नाट्य में लाक्षणिकता के साथ रम्यता का समावेश होगा, तभी वो सुंदर दिखेगा नाट्य, उसमें शोभा होगी। इसलिए नृत्य जो है, अभिनव ने उसको नृत्य को शोभा कहा है। मित्रों, मुझे लगता है इस प्रसंग के माध्यम से भारतीय चित्रकला की शोभा कहीं है तो राजस्थानी चित्रकला से। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया इस बात को। ये बड़ी विडंबना भी हम लोगों के साथ में कि जब कभी भारतीय चित्रकला की बात की जाती है तो मुगल कला तक चित्रकला सिमट कर रह जाती है। मैं देश भर की कला दीर्घाओं में जाता रहता हूं और घंटों तक कलाकृतियों को निरखता हूं। इस कला मेले में भी आप लोगों को शायद याद नहीं हो, आप उस समय शायद नहीं हो, तो कई बार आके मैं गया हूं।
मुझे लगता है मित्रों कि कलाकृतियां देखने का संस्कार विकसित करती है। और जब राजस्थान की बात करता हूं तो मुगल चित्रकला, जिसका नाम विश्व भर में है, उसका बहुत सारा हिस्सा, बल्कि मुगल चित्रकला जिससे समृद्ध हुई है, वो राजस्थान की चित्रकला शैलियां हैं। मैं कई बार यह भी पाता हूं कि राजस्थान की जो चित्रकला शैलियां जितनी भी, चाहे मेवाड़ की शैली है, मारवाड़ की शैली है, जयपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, तमाम जितनी भी शैलियां राजस्थान की जो है, शैलियां और उपशैलियां भी, उन तमाम चित्रों में अलंकार का दर्शन है। और जब ये बात मैं आप लोगों से साझा करता हूं कि अलंकार का दर्शन है, तो अलंकार को मुझे लगता है गहरे से समझने की जरूरत है। अलंकार का अर्थ ये नहीं है कि सुंदरता के लिए चित्रों में कुछ कलाकारों ने जतन किए। अलंकार माने पर्याप्तीकरण, जो कुछ कमियां रह गई है उसको पूर्ण करने का प्रयास राजस्थानी चित्रकला में निरंतर हुआ है। और नाथूलाल जी तो खुद रागमाला के बहुत बेहतरीन चित्र में, एक दूत के रागमाला के बहुत बेहतरीन चित्र इन्होंने उन्हीं पारंपरिक जो शैलियां हैं उसको आधुनिकता में जीवंत किया है। वो चित्र शैलियों में अलंकार इस रूप में है कि कहीं कुछ कमियां दिखी। और राजस्थान की चित्रकला का आप उद्गम ही देख लीजिए। आज तो राजस्थान वैसा नहीं है जो पुराना था, लेकिन प्राक राजस्थान की बात करें हम लोग तो धोरे ही धोरे थे, यहां पर रेत का समंदर था दूर तक। लेकिन राजस्थान में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होते हुए भी कलाकार मन सदा संपन्न रहा है। और कलाकार मन ने सदा यह किया है कि जो अभाव है उसको मनोलोक से पूर्ण कर दिया जाए। इसीलिए आप देखिए, कभी मैंने तो फील किया है, धोरों में खूब गया हूं मैं, घुमक्कड़ इसलिए कह रहा हूं। धोरों से अचानक कहीं कोई चेहरा निकलता है ऊंट पे सवार, वो इतनी रंग बिरंगी उसकी जो है पगड़ी होती है, यूं लगता है कि बंजरपन जो है चित्ता भी उसको लील लिया उन रंगों ने। जो है चुनरी आपको मिलेगी रंग बिरंगी चुनरी वहां पर। यह राजस्थान की विशेषता रही कि अभाव कहीं पर भी रहा है तो उसको भाव संवेदना से कला में पूर्ण करने का हमेशा प्रयास किया गया है। क्योंकि राजस्थान रंगों की धरा है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की चित्रकला की हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से चित्र हमारे यहां बनते रहे हैं। चंबल, लूनी, तमाम जो नदियां रही यहाँ की पुरानी नदियां जो है, सरस्वती नदी जो आज कभी उद्गम था यहाँ पर सरस्वती का, उनकी जो घाटियां थी वहां पर चित्र मिले हैं। और शैलाश्रयों में बहुत सारे चित्र मिले हैं राजस्थान के जो। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, बल्कि मुझे कहना चाहिए ये बात कि राजस्थान की चित्रकला पे विमर्श की राहें बहुत अधिक खुली नहीं है। हम लोगों ने राजस्थान के चित्रों को राजस्थानी चित्र शैली करके पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कर लिया, लेकिन विमर्श में राजस्थान की चित्रकला शैलियां कभी रही नहीं। इसीलिए वाचस्पति गैरोला, गोयत से आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने जो स्थापित कर दिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं आगे हम लोग राजस्थान की चित्रकला की चर्चा में बढ़े हैं। लेकिन मित्रों, मुझे कई बार लगता है, मैं निरंतर 20-25 साल से राजस्थान के चित्रों में शोध कर रहा हूं, और मुझे लगता है जितना शोध करता हूं मुझे लगता है भी बहुत सारा काम अधूरा पड़ा है। और मैंने देखा मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, मुगल चित्रकला खूब सारे चित्र देखे मैंने बाहर संग्रहालयों में जाके। जयपुर सिटी पैलेस में आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे चित्र मिलेंगे जिनके बारे में शायद हम लोगों ने कभी चर्चा नहीं की, जो आरंभिक राजस्थानी प्राक चित्रकला शैली के चित्र में आपको बता रहा हूं। बोस्टन संग्रहालय में भी बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे, बर्लिन संग्रहालय में बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। विडंबना देखिए कि बड़ी ठनी किशनगढ़ की जो शैली है राजस्थान की, उसकी मूल प्रति हमारे पास में नहीं है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है मूल प्रति। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि हमने अपनी जो कला है उसको सहेजने का जतन कभी नहीं किया, उस पर चर्चा करने का प्रयास कभी नहीं किया। इसलिए पाठ्य पुस्तकों से इतर जो है राजस्थानी चित्रकला की बढ़त मुझे लगता हुई नहीं। मैंने जब मुगल चित्रकला और उसकी पूरी परंपरा जो है उसका अध्ययन किया, बल्कि दिल्ली मैं बहुत बार गया तो
राष्ट्रीय संग्रहालय और दूसरे संग्रहालयों में भी जाना हुआ, हैदराबाद संग्रहालय में मैंने देखा, मुझे लगा कि मुगल चित्रकला में परिवेश भले ही मुस्लिम है बहुत से स्तरों पर, लेकिन बहुत कुछ जो लिया हुआ है उसका, चित्रों का रंग है, चाहे रेखाएं हैं, संयोजन है चित्र का जो है, वो राजस्थान से लिया हुआ है। और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाता हूं मुगल चित्रकला की। हमारे यहाँ पे आप देखिए 15वीं सदी में स्थापत्य और वास्तुकला के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए राजस्थान। कुंभा के बारे में तो आप सभी को पता है कि कुंभा खुद बहुत अच्छे कलाकार थे, संगीतविद थे कुंभा, और मंडन जो उनके सूत्रधार थे, उनके द्वारा खुद के बहुत अच्छे ग्रंथ जो है लिखे गए विष्णु धर्मोत्तर पुराण की तर्ज पर जो है। 1608 में तिब्बती इतिहासकार लामा, उसने एक चर्चा बहुत खूबसूरत सी की है, और वो कहता है 7वीं सदी में श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था राजाशील के दरबार में, और राजाशील पाली आसपास कई मरु प्रदेश में राजा हुआ करते थे, और उन चित्रों की बहुत बारीकी से व्यंजना जो है इसने तिब्बत लामा जो है, तारकनाथ जो है, उन्होंने बड़ी बारीकी से उसकी व्यंजना की है। इसका मतलब आप देखिए 7वीं और 8वीं सदी में भी जो है राजस्थानी चित्रकला बड़ी संपन्न रही है। और मुगल चित्रकला का प्रादुर्भाव कब से होता है? 15वीं-16वीं शताब्दी का। और सबसे उत्कर्ष मुगल चित्रकला का होता है अकबर के काल में। अकबर जब 1556 में सिंहासन पर बैठता है तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती उसकी, किशोर वय का होता, अक्षर ज्ञान नहीं होता अकबर को, लेकिन अकबर तत्वबोध से बड़ा संपन्न था। मैं आपको बता रहा हूं, कलाओं से बहुत शुरू से उसको लगाव था, और उसके लगाव के पीछे कारण था। हमजानामा आप सबने सुना होगा। हमजानामा एक चित्र पोथी, वो अकबर की बहुत अधिक प्रिय थी। और हमजानामा कहां से है? मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद जो है, उसके चाचा हमजा होते हैं, ऐसा मतलब बताया जाता है उसमें। और वो बहुत सारे किस्से उनके साथ जुड़े हुए हमजा। अकबर जब यहां पर आता है तो उसने देखा कि भारत में बहुत बेहतरीन कलाकृतियां सृजी जा रही है, और उसने चित्रशाला का निर्माण किया अपने यहाँ पर। 150 से अधिक चित्रकार उस चित्रशाला में अकबर ने देश भर के प्रांतों से बुलाए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक चित्रकार कहीं थे अकबर के उस चित्रशाला में, तो राजस्थान के थे। तो स्वाभाविक है कि जब राजस्थान के चित्रकार ज्यादा होंगे तो जो चित्र शैलियों का असर होगा, ईरानी भी थे, पर्शियन भी थे उसमें, मालवा के थे, गुजरात के थे, कश्मीर के थे, तमाम जगहों के, लेकिन राजस्थानी चित्रकार बहुत अधिक थे उस अकबर की चित्रशाला में। और तब अकबर ने हमजानामा का रचना, उसको जो कथाकड़ो जिसको कहते हैं, किस्सा गो जो है, उनसे बहुत सारी कहानियां, वो जस्ट लाइक समझ लीजिए कि कॉमिक्स जैसे एक प्रकार से हमजानामा थी। लेकिन बाद में अकबर ने उसकी पूरी एक श्रृंखला बनाई हमजानामा की, और उस श्रृंखला में 3 चित्रकार काम किया करते थे एक साथ। एक चित्रकार काम किया करता था संयोजन का, कि किस तरह से संयोजन किया जाएगा, दूसरा संयोजन की तैयारी का किया करता था, और तीसरा चित्रकार उसमें रंग भरने का काम किया करता था। 1400 के करीब चित्रकृतियां बनी हमजानामा की, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 150 के बारे में हम लोगों को जानकारी है, 150 बची थी, लेकिन अब तो शायद 150 भी नहीं बची है, मैं आपको बता रहा हूं। और हमजानामा की बात चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि हमजानामा में जो चित्र बने उसमें सर्वाधिक चित्र जो है राजस्थानी प्राक चित्रकला शैली के चित्र थे, क्योंकि हमजा की कहानियां हैं उसमें, किस्से कहानियां, जिन्न की, परियों की कहानियां, हमजा कैसे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए उनको किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, कैसे वो पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, कितना विशाल वृक्ष जो देखते हैं, पनघट पर स्त्रियां दिखाई देती है उनको, और वो पनघट की जो स्त्रियां उकेरी गई हमजानामा, वो सारी राजस्थान की चित्र कला शैलियों से जो है उभर कर सामने आती है। तो इसलिए हमजानामा का बड़ा मित्रों महत्व भी है कि उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा भाग है। इसलिए मुगल चित्रकला जो अकबर के काल में विकसित हुई, बाद में शाहजहां और औरंगजेब तक चली, लेकिन औरंगजेब के समय के बाद में आपको पता है कि पूरी एक ऐसा दौर आया जब राज्याश्रय छीन लिए गए,
और कलाकारों को भागकर पहाड़ों पर शरण लेनी पड़ी थी। राय कृष्णदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं इस बारे में। आप कभी भारत कला भवन जाए बनारस में, राय कृष्णदास जी का स्थापित किया हुआ भारत कला भवन, और राय कृष्णदास जी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैं आपको बताता हूँ कि वो चित्रकला से उनका कोई नाता नहीं था, यूँ समझिए मेरे जैसे रसिक थे वो, और धीरे धीरे उनको लगा कि भारत में बहुत बेहतरीन कलाकृतियाँ सिरजी गई है, और उन्होंने अपनी रुचियों से उन चित्रों को इकट्ठा किया, कलाकृतियों को, और उससे एक संग्रहालय स्थापित किया। राय कृष्णदास बहुत खूबसूरत सी बात लिखते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूठ बोला है और किसी स्तर पर छोटी सी भी बेईमानी की है तो केवल इसलिए की है कि मेरा संग्रहालय समृद्ध हो जाए। महात्मा गांधी ने 1929 में जब भारत कला भवन का उद्घाटन होने जा रहा था तो उस समय उसकी रजिस्टर पर लिखा, उसमें उन्होंने यंग इंडिया में बाद में उन्होंने लेख लिखा महात्मा गांधी ने। लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी कला से संबंध नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी कलाओं से बड़ी निकटता उनकी महात्मा गांधी की थी, और उन्होंने लिखा है कि मैं भारतीय लोगों का आह्वान करता हूं कि वो राय कृष्णदास जी को सहयोग करें कला संग्रहण में, इसलिए कि अगर स्वदेशी कला बची रहेगी तो भारत भी बचा रहेगा, नहीं तो भारत भी जो है कहीं गुमनामी में दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, उस आंदोलन के दौरान अनंत कुमार स्वामी प्रकट होते, आप देखिए 1909 में अनंत कुमार स्वामी भारत आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के वो मेहमान रहते हैं। आनंद कुमार स्वामी भी आप देखिए राजस्थान के चित्रों से बहुत अधिक प्रभावित रहे शुरू से ही। राजस्थान में जो रागमाला के चित्र बने, राजस्थान में जो 12 मासा के चित्र बने, जो लौकिक चित्र जिनको कह सकते हैं, और पुराने जो मारवाड़ शैली की जिनकी श्रृंगधर का उल्लेख जो मैंने आपको बताया था कि तारकनाथ ने उसमें किया है, उन चित्रों और उनके जो भंगिमाएं थी, भाव भंगिमाएं जो है, और विग्रह जो मूर्तियां जो निकली पूरे भारत में अलग अलग स्थानों से जो है, उससे आनंद कुमार स्वामी बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद में वो पूरा उनका जीवन बदल जाता है। उत्खनन का जो वैज्ञानिक होता है वो उत्खनन को छोड़कर कला संग्राहक बन जाता है। बॉस्टन संग्रहालय में बाद में वो जीवन पर्यंत बॉस्टन संग्रहालय में आनंद कुमार स्वामी रहते हैं। आनंद कुमार स्वामी का भारत से कोई लेन देन नहीं था, आपको पता, सिंगल थे, उनके पिता सिंगल थे, श्रीलंका के, माता उनकी इंग्लैंड की थी। लेकिन मैं आनंद कुमार स्वामी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आनंद कुमार स्वामी नहीं होते तो राजस्थान की चित्रकला को भी हम सही ढंग से समझ जान नहीं सकते थे। ये उन्होंने आनंद कुमार स्वामी निकाले राजपूताना पेंटिंग नाम से, और उसमें खोज कर उन्होंने राजस्थानी के चित्रों को स्थापित किया इस बात को कि ये मुगल नहीं है, ये राजस्थान चित्र है। और पहली बार आनंद कुमार स्वामी ने बात कही, मुगल चित्रकला का धर्म से कोई लेन देन नहीं। मुगल दरबारों में जो चित्र बने वो मुगल चित्र कहलाए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आईने अकबरी जो अबुल फजल की लिखी हुई है, अबुल फजल आप सभी जानते हैं कि अकबर के सलाहकार भी थे और सचिव भी थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात उसमें कही है आईने अकबरी में कि सम्राट का ये मानना है कि विश्व भर की कला में श्रेष्ठतम कला कोई है तो भारतीय कला है। और उसमें प्राक राजस्थानी का संदर्भ उन्होंने विशेष रूप से लिया कि प्राक राजस्थानी चित्र बहुत बेहतरीन ढंग से जो है सृजित किए गए, और वो कलाकार इस जगत के होते हुए भी तमाम जो सृष्टि के रहस्य है उनको उजागर करने का काम किया है। इसलिए उन्होंने आगे ये भी लिखा है नकबरी में कि सम्राट की मान्यता पुराणों में और मिथकों में जो चीजें आई है प्रसंग, उनको भी सम्राट सत्य मानते हैं। और इसका प्रमाण यह भी है, मैं आपको बताऊं कि अकबरकालीन से चित्र बने उसमें रजमनामा भी चित्र की एक पूरी पोथी बनी थी। और रजमनामा का मतलब होता है युद्ध का ग्रंथ, वो महाभारत का चित्रण जो उसमें किया गया उस पोथी में जो है। और वो महाभारत के जो चित्र बने उसमें बहुत सारे कलाकार राजस्थान के थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ढूंढ के जब मैंने चित्र सहेजे, कम से कम 100 चित्र तो मैंने देखे। मैं आपको बता रहा हूं जो राजस्थान के विभिन्न अंचलों में जो शैलियों की चर्चा हम करते हैं उनके बहुत सारे असर जो है उस रजमनामा में भी आपको दिखाई देंगे। इसलिए यह कहना बड़ा गलत होगा कि राजस्थानी जो है मुगल से प्रभावित रही है। ये बात सही है कि एक मुगल शैली जब डेवलप हो गई बहुत स्तरों पर, जिसको मुगल शैली नाम दे दिया गया, उसके बाद के जो चित्र बने उसमें मुगल प्रभाव बहुत से स्तरों पर रहा है। लेकिन मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो चित्रकला रही है उससे मुगल चित्रकला बनी है, और उसी से फिर दूसरी शैलियां जो है
निरंतर समृद्ध भी होती रही है। तो लेकिन एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, प्राक राजस्थान जिसको कहा जाता है उसमें केवल राजस्थान नहीं है, उसमें मालवा भी है, गुजरात भी है और मध्य भारत के बहुत सारे स्थान भी है। राजस्थान के बहुत सारे अंचल तो ही है। एक चित्र की खास तौर से मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, मोटे राजा का चित्र। आप लोगों ने इसकी शायद देखा भी हो, एक बहुत बड़े मोटे राजा के रूप में जो चित्र बना हुआ है, बड़े तन के खड़े हुए हैं वो। और उस चित्र को मैं इसलिए आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, मोटे राजा के चित्र की। चित्रकार ने जो आंखें बनाई मोटे राजा की, वैसे तो उनको देख के हास्य उत्पन्न होता है कि इतने ज्यादा अधिक मोटे हैं वो कि खड़े होने में भी उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन चित्रकार ने जो आंखें बनाई मोटे राजा की, अगर आप गौर करेंगे, पहले एक चश्मी चेहरे बना करते थे आपको तो बता, लेकिन राजस्थानी चित्रों में खास रही 1.25 चश्मी चेहरे जो है, सम्मुख सामने से थोड़ा घुमा हुआ चेहरा जो, और वो मोटे राजा की आंखें बहुत कुछ कह रही है। आंखें ये कह रही है कि वो चूंकि उदय सिंह है, मोटे राजा, उदय सिंह का चित्र है मोटे राजा में, उदय सिंह अकबर के संबंधी होते हैं, और वो आंखें शायद ये कह रही है कि समय ऐसा हो गया कि मुझे आज यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है दरबार में जकड़ के जो है। और अतीत को शायद पार उनकी आंखें जा रही है कि अतीत में इतना स्वतंत्र था कि मैं स्वतंत्र होकर सब जगह घुमा करता था, लेकिन आज दरबार में दीनहीन खड़े होने को मजबूर हूं। मैंने इस चित्र का जिक्र इसलिए किया आपको कि राजस्थान के चित्रकारों ने चेहरों के साथ आंखों से जो भाव व्यंजनाएं की है वो अन्य किसी भी शैली में मिलेगी नहीं। आपको बता रहा हूं, नागरीदास ने आप देखिए बनी ठनी बनाई। बहुत लोग ये कहते हैं कि बनी ठनी जो है वो मोनालिसा से उसकी तुलना करते हैं। मुझे कई बार लगता है इससे बड़ी कोई बौद्धिक दरिद्रता नहीं है। बनी ठनी अपने आप में इतनी समृद्ध है कि उसकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। कमल की पाखुड़ जैसे नयन उसके, लंबी नासिका, स्मित मुस्कान और इतना भाव भरा चेहरा है लावण्य लिए हुए कि मुझे लगता है कि राधा का चित्र नहीं है, सौंदर्य का राधांकन है एक प्रकार से। और वो ऐसा चेहरा कि आप एक बार देखने के बाद में आपको मन करता है कि बार बार बनी ठनी को हम देखें। मुझे लगता है ये राजस्थान के चित्रों की बहुत बड़ी विशेषता भी रही है। मैं जब कहता हूं कि प्राचीन जो चित्र जो मुगल शैली जिसको कहते हैं वो राजस्थान से जुड़े, तो एक चित्र और मुझे याद आता है, मिस्किन का चित्र। मिस्किन मुगल दरबार का चित्रकार था और एक चित्र उसका बहुत खूबसूरत है कि चूंकि अकबर जो है दुर्ग फतेह करने निकलता है राजस्थान के, जो है रणथंबोर पहुंचता है। रणथंबोर में एक दीवार पर तोपें चढ़ाई जा रही है, तो उसमें हाथी पर सवार राजा भी है, अकबर भी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि तोपें चढ़ाने का जो चित्र अंकित किया है दीवार पर, वो इतना खूबसूरत चित्र है। मुझे लगता है कई लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कि उसको देखने के बाद में मन करता है कि बार बार उसको देखें, और यूँ लगता है कि उसने कुछ छूट गया है। जो मैंने आपसे बात कही कि अलंकार का दर्शन है राजस्थान का चित्र, तो इस रूप में भी समझने की जरूरत है कि ये जो छूट गया है इसकी अनुभूति कोई चित्र कराता है आपको बार बार, इसका मतलब चित्र अपने आप में पूर्ण है। और राजस्थान के चित्र की यही विशेषता राजस्थान शैली के चित्रों की कि वहां पर जो कुछ बना है वो पूर्णता को इस रूप में भी व्यंजित करता है कि चित्र जो है एक बार नहीं बार बार देखने का मन करता है। मेवाड़ में चावंड की पूरी रागमाला की सीरीज बनी, आप देखिए, एक लिंग महात्म्य चित्र बने। अलवर में पोथी चित्रण बहुत प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ में नाथ संप्रदाय बहुत ज़्यादा वो था उस समय, तो उनका बड़े चित्र है। लेकिन लोकाख्यानों पे चित्र सबसे ज़्यादा मारवाड़ में बने, मुमल का, राणा दे का, ढोला मारू का। अब एक चीज़ मैं और आपसे उल्लेखित करना चाहूँगा कि बीकानेर शैली इसमें बहुत बेहतरीन रही है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। हम लोग बीकानेर की बात करते हैं तो अक्सर ये जहन में आता है कि शायद बीकानेर का मतलब ये हो गया कि उस्ता कला जो है उससे जोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग आश्चर्य करेंगे कि बीकानेर की जो चित्र शैली है वो अपने आप में निजत्व लिए हुए चित्र शैली रही है। और उसके पीछे भी बड़ा कारण था कि अनूप सिंह जब बीकानेर का राजा हुआ करता, अनूप संस्कृत पुस्तकालय वहाँ पे, और जयपुर की जो पोथी शाला जो रही है उसमें ऐसे बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे वहाँ पर। 1591 बल्कि 1600 के आसपास मुल्तान से 2 चित्रकार बीकानेर के महाराजा लेके आते हैं, बुला के उनको आग्रह करके,
एक का नाम होता है अली रज्जा और दूसरा होता है रुकुनुद्दीन। और इन दो चित्रकारों को इसलिए लाया जाता है कि वो बीकानेर रह के चित्र बनाए और उन्होंने रसिक प्रिया और भागवत पुराण, गीत गोविंद, इस पे बहुत बेहतरीन कलाकृतियां जो है बनाई। और आप आश्चर्य करेंगे वो बीकानेर चित्र शैली जो डेवलप हुई उस समय जो है, उसका सहारा लेके बहुत सारी और चित्र शैलियां जो है इजाद हुई बाद में, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर मिलती नहीं है। मैंने अभी एक किताब PDF डाउनलोड की, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे वो, और उसमें इस बात का उल्लेख है कि बीकानेरी शैली के जो चित्र बने उसका बहुत सारा असर मुगल चित्र शैली पर भी रहा है। मैंने ये प्रसंग इसलिए आप लोगों के समक्ष रखा है कि हम लोग जब उस्ता कला की बात करते हैं क्राफ्ट से जोड़ देते हैं, क्राफ्ट से आगे बढ़ी नहीं, लेकिन जो जीवन चित्रांश, जैसे बादल महल, आपको हर राजस्थान के जितने भी किले महल रहते हैं उसमें एक बादल महल मिलेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन बादल महल में जो बादलों के चित्र बनाए गए, छल्ले नुमा जो है बादल बनाए गए नीले, उसमें जो वो आज भी इतने जीवंत हैं कि आपको लगेगा कि हम लोग वास्तव में बादलों के संसार में प्रवेश कर गए, जबकि बादल होते नहीं है वहां। और ये नीलापन कहां से आया, आपको बता रहा हूं। आप सोचिए कि ग्वालियर कभी आप लोग गए हैं किले में, तो ग्वालियर के किले का जो बाहरी भाग जो उसमें अभी भी नीला टाइल्स जो है वो बहुत बेहतरीन आपको दिखाई देती है, अभी तक जीवंत है इतने सालों के बाद भी। और उस किले के बारे में बाबर ने कभी कहा था, ये जो टाइल्स है इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं कि इसकी मिसाल कहीं और हो नहीं सकती। आप सोचिए कि वो टाइल्स राजस्थान की चित्र शैलियों से प्रभावित रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इतनी पुरानी हमारी जो परंपरा राजस्थान की रही है जिसमें इतने बेहतरीन चित्र बने हैं, लेकिन ये विडंबना रही है कि हम लोगों ने उसकी चर्चा जो बहुत कम की है। राधा कृष्ण के चित्र आप सभी जानते हैं कि सभी शैलियों में निरंतर बनते रहे हैं, और दो रूपों में राधा कृष्ण के चित्र बने हैं, एक लौकिक राधा कृष्ण और एक सामंती राधा कृष्ण। सामंती जो राधा कृष्ण है उसमें अगर कृष्ण बने हैं तो पाग पहनी उनकी बिल्कुल राजा की तरह जो है कृष्ण दिखाई देंगे आपको, और राधा ठकुरानी के रूप में है वहां पर। तो राज्य स्तर में जब इस तरह के चित्र बने तो राधा और कृष्ण को जो है राजा रानी के रूप में जो अंकित किया गया। लेकिन लौकिक जो कृष्ण बने आप देखिए वहां पर वो गायें चरा रहे हैं बाहर, जो धेनु के पास खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं जो आपको उसमें मिलेगी। और मिनिएचर पेंटिंग उसको बहुत गहराई से हम लोग देख सकते हैं। तो दो रूप में बना। इसी तरह से 12 मासा के चित्र आप देखिए बहुत बेहतरीन रूप में राजस्थान में सिरजे गए हैं, और 12 मासा के चित्र भी 3 रूपों में हमारे यहाँ पे बने हैं। एक चित्र तो 12 मासा का ये है जिसमें नायक प्रदेश में है और नायिका यहाँ पर विरह प्रदेश में, उसके जो नायक चला गया उसका विरह को भोग रही है। तो 12 महीने में उसकी कैसी कैसी स्थिति हो जाती है, उन सारों का अंकन चित्रकारों ने अपने भाव संवेदनाओं से किया है। और वो कल्पना में नायक को बार बार देखती है कि इस माह में अगर नायक आ जाता है तो मैं इस तरह से अपने आप को व्यंजित करूंगी। दूसरा रूप जो 12 मासा का नायक जाने को तैयार है बाहर प्रदेश, और नायिका उसको रोकती है और बताती है कि हर महीने आप जाएंगे तो मुझे किस तरह की, इस महीने में इस कठिनाई का सामना पड़ेगा, इस महीने में इस तरह की ऋतु है तो शायद मैं ये विरह सह ही नहीं पाऊंगी। और इस तरह से 12 महीने पूरे जो है वो व्यतीत करती है। और तीसरा जो उसका है संयोग और श्रृंगार का, आप सभी जानते हैं। तो ये जो चित्रों के पीछे का भाव संयोजन है, ये मुझे लगता है राजस्थानी चित्रकला की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और रागमाला के चित्रों के पीछे बड़ा आधार मुझे लगता है यह रहा है कि हमारे यहाँ के जो राजा थे वो संगीत से उनका बहुत लगाव रहा है। कुंभा तो आप जानते हैं संगीत प्रेमी थे, तो रागमाला के चित्र रागों के आधार पर सृजित किए गए। लेकिन यह नहीं कह सकते कि राग समय को व्यंजित करता है कि इस समय पर इस राग को बजाया जाता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो चित्रों के रूप में हमने रागमाला को मान लिया कि समय के हिसाब से व्यंजित होते हैं। बहरहाल बूंदी शैली का दीपक राग का एक चित्र मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है। और भी बहुत सारे चित्र बूंदी शैली में तो मुझे लगता है कि रागमाला का पूरा सौंदर्य जो है उभर कर सामने आया है। कुमार स्वामी की बहुत खूबसूरत किताब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। मैंने इसको पढ़ा। हमारे यहाँ पे एक विडंबना नहीं रहती, बीच में कह देता हूँ, हम लोग संदर्भ का सहारा बहुत लेते हैं, मूल ग्रंथ तक नहीं जाते हैं। मुझे लगता है मूल ग्रंथ में जाएंगे तो बहुत सारी स्थापनाएं जो है जो पहले से पूर्वाग्रह बनाए रहेंगे वो टूटते हुए नजर आएंगे। इस
किताब के जरिए जब अपन देखते हैं तो लगता है कि प्रकृति को कलाओं ने बहुत अधिक संपन्न किया हमारे यहाँ। राजस्थान का परिवेश विषम भौगोलिक रहा है, लेकिन जो काल्पनिक रूप में चित्रकारों ने चित्र उकेरे हैं उसमें इतनी खूबसूरत व्यंजना मौसम की है कि वो वैसे ही है नहीं। इसलिए वो आनंद कुमार स्वामी कहते भी हैं कि यूनानी चित्रों में और भारतीय राजस्थान चित्रों में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ शरीर सौष्ठव पे जोर है। माइकल एंजेलो बनाया तो उसकी मांसपेशियां दिखा रहे हैं और उस बात पे जोर देते हैं कि शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जैसा है वैसा उन्होंने उभार दिया है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो ये तो काम कैमरा ज़्यादा अधिक ढंग से कर सकता है। राजस्थान में इसलिए भावों पे ज़्यादा जोर रहा है, भाव संवेदनाओं। इसलिए आप देखिए कृष्ण अगर मिनिएचर में बने राजस्थान के चित्रों में तो वो कृष्ण केवल कृष्ण नहीं है, वहां पर कृष्ण का बांकपन है, वहां पर त्रिभंगी मुद्रा है उनकी। बांसुरी के साथ कृष्ण है, कृष्ण है तो धेनु है, कृष्ण है तो कदम का पेड़ है। और पूरा परिवेश इस रूप में जीवंत होता है कि वहां कला केवल एक रूप में नहीं समग्र जीवन के रूप में व्यंजित हुई है। इसीलिए मिनिएचर चित्रों का एक बड़ा आकाश यह भी है, मुझे लगता है कि वहां पर किसी एक चित्र में भी पूरी एक कथा जो है वो कहती हुई प्रतीत होती है। वो चित्रकार जैसे पूरी कथा जो अपने को कह रहा है और हम उसको सुन रहे हैं उस कथा को जो है। तो ये जो कलाओं के अंतर संबंधों की बात है वो भी मुझे लगता है राजस्थान चित्रकलाओं में बहुत गहरे से व्यंजित हुई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तो मैं बार बार प्रसंग लेता ही हूँ कि राजा वज्र और मार्कंडेय का संवाद है कि वो जाते हैं कि मुझे एक मूर्ति की स्थापना करनी है। राजा वज्र कहते हैं, मार्कंडेय कहते हैं इसके लिए चित्र का ज्ञान जरूरी है। वो कहते हैं ठीक है चित्र सिखा दीजिए। बोले चित्र के लिए संगीत का ज्ञान जरूरी है। ठीक है आप संगीत सिखा दीजिए। संगीत के लिए आतोद्य वाद्य यंत्र का ज्ञान जरूरी है। ठीक है आप वाद्य यंत्र सिखा दीजिए। उसके लिए गीत का ज्ञान जरूरी है। ठीक है गीत सिखा दीजिए। तो कहते हैं गीत के लिए नृत्य का ज्ञान जरूरी है। और इस तरह से वो प्रसंग आगे बढ़ता है, लेकिन उसका मूल ये होता है कि हर कला दूसरी कला में घुलकर पूर्णता को प्राप्त करती है। और मुझे लगता है कि राजस्थानी चित्र शैलियां और उपशैलियां जितनी भी रही है उसकी बड़ी विशेषता ये रही कि वहां पर चित्र है तो संगीत है, चित्र है तो नृत्य है, चित्र है तो नाट्य है। यानी कोई एक कला नहीं, तमाम कलाओं का मेल जो है राजस्थान के चित्रों में रहा है। और यही मुझे लगता है राजस्थान के चित्रों की बहुत बड़ी विशेषता भी है। और मैं व्यक्तिगत भी मानता हूं कि कला दृष्टि की सृष्टि है। देखने का जो संसार है उसको कलाकार अपने तय नए रूप में सृजता है। और जब नए रूप में सृजता है तो फिर से वही बात आती है कि अलंकार का दर्शन राजस्थान के चित्रकारों ने किया कि जो कुछ अपूर्ण रह गया जीवन में, जो कुछ सृष्टि में पूर्ण रह गया बल्कि जीवन में ही नहीं, उसको भी पूर्ण करने का प्रयास राजस्थानी चित्रकला में निरंतर होता रहा है। बल्कि मैं यूं भी कहूंगा कि अभी भी यहाँ के जो चित्रकार सृज रहे हैं उसमें उस पूर्णता का भाव निरंतर रहा है। तो बल्कि मैं आपको तो राजा रवि वर्मा की बात करें हम लोग, राजा रवि वर्मा की एक डायरी में पढ़ रहा था अभी, उदयपुर में महाराजा के चित्र बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। राजा रवि वर्मा और उनके ब्रदर जो है दोनों यहाँ रहे थे लंबे समय तक। और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने उस डायरी में लिखी है कि हम लोग अब तक राजस्थानी चित्रकला से महरूम थे, लेकिन राजस्थानी चित्रों को जब हमने देखा तो हमें लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो है इस चित्र शैलियों में है जिस पर विमर्श होना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और महाराणा प्रताप का चित्र आप लोगों को पता है कि उन्होंने रवि वर्मा ने बाद में बनाया भी था जो है। तो बल्कि मुल्कराज आनंद ने बहुत खूबसूरत चर्चा राजस्थानी चित्रों की है। जय जंगलदर बादशाह एक चित्र जो है बीकानेर के संग्रहालय में है, एक नाव है उसको तोड़ने के लिए लगे हुए लोग, और वो बड़ी खूबसूरत सा चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनकी चर्चा बहुत से स्तरों पर होती रही है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय कला की जब कभी चर्चा होती है तो मुगल कला का नाम लिया जाता है, लेकिन राजस्थानी चित्रकला का नाम नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं ये स्थापित भी करता हूँ, प्रस्तावित भी करता हूँ इस बात को कि राजस्थान की चित्रकला का जो अतीत है और अतीत की जो संपन्नता है, समृद्धता है, हालांकि बहुत से चित्र नहीं रहे क्योंकि अभी कुछ समय पहले राम नारायण जी सारंगी वादक जो बहुत प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे, उनके साथ मैं और विनय जी भी थे उस समय, हम लोग साथ साथ बैठे थे उनके पास में। उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात कही कि मैं जर्मनी में गया और मुझे वहाँ राजस्थानी चित्रों की मूल
कृतियाँ देखने को मिली। और मैंने पता किया यहाँ पर, तो पता लगा कि वो यहाँ पर है ही नहीं वो कृतियाँ जो है। तो बहुत सारा हम लोगों का जो मूल है वो बाहर चला गया, जिससे हम लोग महरूम हैं। अगर उस पर शोध किया जाता है, अगर अतीत के आलोक में उस पर कुछ विचार किया जाता है, तो मुझे लगता है और भी ऐसे तथ्य उजागर हो सकते हैं जिसके आलोक में हम कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला ने आधुनिकता को बहुत से स्तरों पर समृद्ध किया है। बहरहाल मित्रों, अतीत से जो समृद्ध हुई हमारी कला, वो आधुनिकता में बहुत से स्तरों पर दिखाई देती है। सैल चोयल ने चित्र बनाया, मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरणा लेकर बहुत सारे चित्र बनाए उन्होंने, और वो चित्र उनके बड़े फेमस हुए। हिम्मत शाह का मूर्ति शिल्प हम लोग देखते हैं तो उसमें होमेज टू राजस्थान एक श्रृंखला बनाई थी हिम्मत शाह ने, जो हिम्मत शाह गढ़ी में जब काम किया करते थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पर आए तो राजस्थान पूरे का उन्होंने भ्रमण किया और पूरा एक श्रृंखला जो उन्होंने होमेज टू राजस्थान में, जो इब्राहिम अलका जी ने बाद में खरीद ली थी श्रृंखला को उनकी, और उसमें खासतौर से मंदिरों के जो गुंबद हैं, मंदिरों पर जो ध्वजाएं फहराती है, उनको उन्होंने अपने शिल्प में व्यंजित करने का बहुत खूबसूरत सा प्रयास उन्होंने किया। ये रामचंद्रन को ले लीजिए आप, राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र जो है उससे प्रेरणा लेके उन्होंने बहुत सारे आधुनिक चित्र सृजे। नाथूलाल जी को ले लीजिए, नाथूलाल जी के कुछ चित्र मैंने देखे हैं जो बिल्कुल रागमाला के चित्र हैं, लेकिन उसमें आधुनिकता के छंद, एक प्रकार से आधुनिकता का परिवेश उद्घाटित करने का उन्होंने प्रयास किया है। और एक बात और मैं ये बीच में बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हम लोग चित्रों को देखते हैं तो कई बार जो चित्र मुगल का कहा जाता है या किसी और शैली का कहा जाता है, अगर आपको पता लगाना है कि वो राजस्थानी उसमें शैली है या नहीं है, तो आप उसके पार्श्व में जाइए। मुगल वेशभूषा हो सकती है चित्र में, लेकिन वास्तु जो स्थापत्य है, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान का परिवेश वहाँ पर चित्रित हुआ है, और उससे पता लग जाएगा कि राजस्थान के चित्रकार ने उस जमाने में 16वीं सदी में 15वीं सदी में इसको बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पंकज गहलोत ने मार्बल में फिरकी का बहुत बेहतरीन काम किया, विनय जी ने पेपर मैन बनाया इसमें, मुकुल मिश्रा, अंकित पटेल, सुनील कमौर, मुनीश शर्मा, अभी मैं परीक्षित जी का देख रहा था, कमल बैठे हैं, राजेंद्र खुद बैठे हैं, बहुत सारे कलाकार मुझे दिखाया। मैं अगर नाम लूँगा, अर्शिव जी का नाम लूँगा मैं, विद्यासागर जी ने बहुत सारा बेहतरीन काम जो है, पतंगों का एक काम जो उसमें मिनिएचर बहुत खूबसूरत ढंग से उसमें रंजित होता है। गौरी शंकर सोनी ने आप देखिए चरखी जो है उसको लेकर मिनिएचर को नए रूप में एक प्रकार से जीवंत करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि परंपरा को सहेजते हुए लाखन के चित्र देख लें तो यूँ लगता है कि बिल्कुल परंपरा के एक लय जो है उसमें आपको दिखाई देगी, आधुनिकता में जो परंपरा की लय जो है। तो मुझे लगता है कि अगर अतीत को हम ढंग से सहेज लेते हैं, अतीत के सौंदर्य को अनुभूत करते हैं, तो बहुत कुछ वर्तमान हम समृद्ध पा सकते हैं, क्योंकि कोई भी समाज अतीत को बिसरा कर भविष्य की नई राहों का सृजन नहीं कर सकता है। तो मैं ये प्रस्तावित करता हूँ कि समृद्ध हमारा जो अतीत है उस पर विमर्श की नई राहें खुले। और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने राजस्थानी चित्र शैलियों को, चित्रकला को पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह से देखा है, उसमें एक ही ध्वनि बहुत बार सुनाई देती है कि ये मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है, ये उप शैलियाँ हैं, लेकिन उससे इतर कहीं सामग्री नहीं आ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि विचार के आलोक में हमने राजस्थान की चित्रकला को समृद्ध करने का जतन नहीं किया है, बल्कि अभी भी जो समकालीनता में अतीत से प्रेरणा लेकर जो कुछ सिरजा जा रहा है, उसको भी हमने आधुनिकता की आंख से अतीत के गलियारे में देखने का प्रयास नहीं किया गया। अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ नया पा सकेंगे। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।